हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बुक है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को क्या देख रखा है। तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप है, यानी कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, इसका जो प्रेजेंट में यानी कि अभी जो इसका स्वरूप है वह कोई एक दिन का जो है वह संरचना नहीं है, बल्कि इसकी मूल सूत्र जो है वह जड़ क्या है, काफ़ी गहरी है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ादी हुआ, उससे पहले यानी कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक जो है वह भारत में अंग्रेजी शासन का गुलाम था। यानी कि भारत जो था वह अंग्रेज़ों के शासन के अधीन था, और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि आज़ादी से पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने यानी कि अंग्रेज़ों के आने से इस सोने की चिड़िया का क्या किया गया कि भरपूर शोषण किया गया और जमकर लूटा गया, जिसके कारण भारत का जो आर्थिक विकास था उसका गति जो है वह काफ़ी धीमा हो गया। और आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। यानी कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकिंग करने वाले आदमी थे, तो आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब जो है वह इसका विकास करना क्या था, उनके सामने एक चुनौती था। तो इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो है वह विकास को पढ़ेंगे, विकास की माप को पढ़ेंगे, विभिन्न सूचकांक यानी कि विभिन्न तरह के इंडेक्स को पढ़ेंगे, और बिहार के विकास की स्थिति क्या थी इसको भी देखेंगे, और देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका को देखेंगे, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध, इन सारी बातों को इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। तो अंग्रेजी शासन ने भारत को क्या था कि अपना एक कॉलोनी बनाकर रखा था। अब उपनिवेश क्या होता था कि जब एक मजबूत राष्ट्र का अपने से कमज़ोर राष्ट्र पे शासन होता था तो उसको बोला जाता था उपनिवेश। जैसे कि भारत को उपनिवेश कौन बना रखा था? तो इंग्लैंड वालों ने, ठीक है। तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाए रखा। यानी कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर भारत को क्या बना रखा था? दास बना रखा था। ब्रिटिश शासन के पूर्व यानी कि जब अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति थी। यानी कि जब अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान तो थी, लेकिन इसके साथ साथ ही उसमें क्या था? उद्योग भी था, व्यापार के काम भी किया जाता था, यातायात भी था, तो ये सारे चीज़ थे। लेकिन शोषण और दमनकारी नीति के कारण भारतीय स्थिति क्या हो गई? जर्जर हो गई, और अंग्रेज़ों के शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी हो गई? खराब हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, शोषण का साम्राज्य था। यानी कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के आने से यहाँ क्या था कि गरीबी था, अशिक्षा, अंधविश्वास, ये सारे चीज़ का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कितना साल शासन किया? लगभग 200 वर्षों तक। तो इनके शासन के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी है, इसमें कोई भी जो है वह डेवलपमेंट नहीं हुआ। और प्रति व्यक्ति आय स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। यानी कि ये सारी बातों को देखने से क्या पता चलता है कि 200 साल जो अंग्रेज़ लगभग हमारे देश पे शासन किए, तो उनके शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ की आर्थिक स्थिति यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन था ये बहुत ही दयनीय हो गया था।
और भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने क्या किया, शोषण किया। अब देखिए यहाँ छोटा सा कॉलम बनाकर आप लोगों को दे रखा है उपनिवेश। तो देखिए जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के अंतर्गत रहता है तो उसे समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण शासक देश का होता है। तो ऐसे शासित देश का शासक देश को उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, ठीक है। यानी कि कोई एक बड़ा राष्ट्र यानी समृद्धशाली कहने का मतलब कि वह धन संपत्ति सबके मामले में वो क्या हो, बड़ा हो, और जब वह अपने से कमज़ोर देशों को शासन करता है तो उसे बोला जाता है क्या, उपनिवेश। जैसे कि भारत पर 200 वर्षों तक जो है वह ब्रिटिश शासन किया, तो भारत क्या था, उसका एक उपनिवेश था उस समय। अर्थव्यवस्था का विकास, अब देखिए हम जो है वह अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए यानी कि लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो है बहुत प्रकार के कामों में लगे होते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है, और इनकी जो क्रियाएं होती है वह मुख्य रूप से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसान जो है वह खेत में काम करते हैं, मजदूर जो है वो कल कारखाने यानी फैक्ट्री में काम करते हैं, शिक्षक स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, वकील जो है वो कोर्ट कचहरी में लगे हुए रहते हैं। तो ये सभी लोग जो है वह अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। यानी कि सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता जो है वह पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिन्हें हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं हम लोग, तो वैसे सारे काम जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिसे करने से हमें इनकम प्राप्त होता है, रुपया पैसा प्राप्त होता है, तो ऐसी सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जहां ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं यानी आर्थिक क्रियाएं हैं वह पूरी की जाती है। जैसे कृषि किया जाता है, उद्योग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, बैंकिंग के काम किए जाते हैं, बीमा, परिवहन, संचालन आदि ये सारे काम जो हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को क्या करती है कि रोजगार के अपॉर्चुनिटी भी देती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या कर सके, क्रय कर सके। इस तरह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए किसी भी तरह के अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। अब चलिए हम देखते हैं दो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, यानी कि लोगों की जो आवश्यकता है उसके संतुष्टि के लिए जो है वह विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। उसके बाद दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर देना, यानी कि लोगों को रोजगार के क्या देना, अवसर देना। अब कुछ जो हमारे अर्थशास्त्री थे तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। तो देखिए पहला जो अर्थशास्त्री हैं आर्थर लेविस, इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उस राष्ट्र से यानी उस देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी भी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसमें वह देश क्या करता है कि वह देश अपने लोगों की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए वह अपने रिसोर्सेज का यानी कि उसके पास जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसका प्रयोग करता है। अब ब्राउन थे तो ब्राउन ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वह आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह एक आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके यानी कि लोग अपने काम को करके आजीविका चलाते हैं।
तो संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था जो है वह समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वह सभी प्रकार के जो आर्थिक क्रिया है इसका क्या है, योग है। इस प्रकार बिहार में अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधन का प्रयोग किया है। ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के ढांचा और संरचना, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आज हम कुछ छोटे छोटे पार्ट में इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से याद रखें। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।